Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss the West Pakistan Shops and Establishment Ordinance that was in order since 1969. तो बच्चों इसकी मैंने स्लाइड्स इसलिए नहीं बनाई कि हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड देखें, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये वाला लेक्चर नहीं किया था अटेंड। आप लोगों के आगे पेपर्स चल रहे थे, तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। आप इसको साथ अपने नोट्स ओपन कर लें, और ये इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम इसको वर्ड बाय वर्ड देख रहे हैं। मैंने स्लाइड्स इसकी नहीं बनाई, और इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। इसमें हैं क्या क्या चीज़ें बच्चे? इसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन की ये कब आया, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ये कब से कमेंस होगा, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा इसमें डेफिनेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें आप लोगों की कुछ माइनर मिस्टेक्स थी, वो आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट करनी है अपनी। एडल्ट क्या होता है, अप्रेंटिस क्या होता है, चाइल्ड की क्या एज है, और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा बच्चे इसी तरह है कि जो फैक्ट्री है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगी, ये सब चीज़ें हम लोग इस अपने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चे इसका क्या है, टाइटल क्या है इसका। एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द आवर्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ वर्क and employment of person employed in shop and commercial, industrial and other establishments in West Pakistan and matters connected therewithin। कहते हैं कि कौन कौन सी जी उसका conditions of work क्या होंगी, रोज़गार की क्या conditions होंगी, लोग एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों को मिलेगी शॉप्स और कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, एस्टैब्लिशमेंट में, और इससे रिलेटेड जितने भी मामलात होंगे बच्चे, वो सारे हम किस में डिस्कस करेंगे? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में। इसका दिबाचा क्या कहता है, प्रीएम्बल इसका क्या है? वेयर एज इट इज़ expedient to amend and consolidate the law relating to the hours and other conditions of work and employment of persons employed in shops and commercial, industrial and other establishments। ये सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे जो शॉप्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें नहीं, जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वो सारे के सारे, उनकी वर्किंग कंडीशंस और उनके सारे मामलात जो हैं वो किसके अंडर आएंगे, उस कौन कौन से लोग देखेंगे, उसमें कौन क्या हायरार्किकल ऑर्डर है ऑफिसर्स का, वो किस तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, वो सब कुछ भी हम इसी ऑर्डिनेंस में पढ़ेंगे। नाउ देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द मार्शल लॉ ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 March 1969 रीड विद the Provincial Constitution ordered the administrator of martial law zone A in exercise of the power of the governor of West Pakistan conferred on him by the chief martial law administration is pleased to make and promulgate the following ordinance के 25 मार्च 1969 का जो मार्शल लॉ आया था उसकी प्रोक्लेमेशन में जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था उसने एक ऑर्डिनेंस पेश किया था। मार्शल लॉ में हमारे जो इंतज़ामी अमूर हैं वो और तरह से चलते हैं, हम सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो उसने जो ऑर्डिनेंस, वो ये वाले जो कुछ लाइंस हैं, ये 3 से 4 लाइंस हैं बच्चे, ये उसके अपने वर्ड्स हैं कि इन परसुएंस ऑफ द मार्शल लॉ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 प्रोक्लेमेशन होता है जिसका ऐलान हो चुका हो, प्रोक्लेम कर दिया हो, अनाउंस कर दिया हो, विद द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अबूरी कॉन्स्टिट्यूशन आई हुई होती है उस टाइम पे मार्शल लॉ की जोन ए में जो गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान था, किसने बनाया था उसको? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि 25 मार्च का जो मार्शल लॉ लगा था उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था। उस चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया था कि वो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस पेश करे। तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन था उस टाइम का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो कहते हैं कि जी ये वाली उसने ये पावर्स दी थी गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान को कि वो ये ऑर्डिनेंस पेश करे जिसमें कानून साजी। बच्चे पाकिस्तान नया नया बना था, अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तान के लॉ में ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हल हो रही हैं। आए दिन हम सुनते हैं फ़लानी उसमें कानून में ये तरमीम हो गया है, फ़लाँ चीज़ में ये हो गया, क्योंकि हमारी जो अभी लॉ है ना वो कंस्ट्रक्टिव स्टेजेस में है, वो भी बन रहा है। बहुत हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल है,
इट्स नॉट मुकम्मल, ये कंप्लीट नहीं है। तो इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती जा रही हैं। अब इसमें भी हम इस ऑर्डिनेंस में भी पढ़ेंगे कि टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, नल एंड वॉइड हैं, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो इस तरह है कि लोग करारदाद पेश करते हैं, वो मंजूर हो जाती है, कानून में तरमीम हो जाती है। इसी तरह उस टाइम पे हमारे इंतज़ामी अमूर जो थे वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर थे, जिन्होंने पावर्स दे रखी थी, किसी को गवर्नर की, किसी को कोई पोस्ट दे रखी थी। और उस टाइम का गवर्नर लॉ को जो है वो असेंबली से पास कराता होता। असेंबली तो नहीं होती थी उस टाइम पे, ऑब्वियसली वो सब कुछ डिसॉल्व हो चुका था क्योंकि मार्शल लॉ के टाइम पे ये आया। तो देखते हैं जी इसका शॉर्ट टाइटल क्या है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। The ordinance may be called the West Pakistan Shop and Establishment Ordinance 1969। इसको क्या कहेंगे? West Pakistan Shop and Establishment Ordinance 1969। It extends to the whole of Pakistan। इन्होंने ये नहीं है कि ये जिस सिंध के लिए आया है तो सिंध में लगेगा, पंजाब में लगेगा, NWFP में लगेगा। ये लॉ जो है पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू होता है। It shall come into force at once in such areas and its provisions shall automatically apply to such establishment or classes thereof to which any law in the subject was applicable immediately before the coming into force of this ordinance। सेम वही चीज़ है कि जैसे ये लॉ आएगा सबके ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके कुछ जिस तरह पिछले ज़माने में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था तो जो मुशरिक लोग थे वो क्या करते थे, जो उन्हें कुरान पाक की आयत पसंद आती थी वो कहते थे कि ये हमें पसंद है, ये हमारे फ़ायदे में है, हम इनको मानते हैं। जिसमें उनको कुछ चीज़ें फॉरबिट की जाती थी, उनको कहा जाता था कि ये ममनू है, आपने इस तरफ नहीं जाता था, उनके खसारे में होते थे, तो वो क्या करते थे, उन आयात का इनकार करना शुरू कर देते थे। तो इधर हमारे कानून में गवर्नर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह नहीं है कि इसकी कुछ क्लॉजेज, इसकी कुछ प्रोविजंस, इसके कुछ नकात जो हैं वो किसी एक तबके के ऊपर लगता है और बाकी ऊपर नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस जैसे ही आएगा ये सब इसके अंडर आएंगी और ये सबके ऊपर लागू होगा। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट, मल्टीपल टाइम रिपीट होती है ये चीज़, इन द ऑफिशियल गज़ेट। क्या होता है ऑफिशियल गज़ेट? वो जो कि बच्चे गवर्नमेंट की तमाम स्टेजेस के ऊपर एक रिकॉर्ड होता है, इसकी असल कॉपी होती है, ऑफिशियल गज़ेट होता है जी, ये पाकिस्तान का कानून है। इसी तरह दैट इज़ द ऑफिशियल गज़ेट, उसमें नोटिफिकेशन होएगा, एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और एनी प्रोविजन देयर ऑफ टू एनी अदर एरिया और एस्टैब्लिशमेंट और एक्सक्लूड एनी एरिया और एस्टैब्लिशमेंट टू विच इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। इसमें वही चीज़ है कि ऑफिशियल गज़ेट में आएगा, आप सब इसका जो ऑपरेशन है वो पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा, लेकिन एग्जाम्पशन इज़ ऑलवेज देयर। जिसको सरकार चाहेगी बच्चे एग्जाम्प्ट कर देगी, उसके ऊपर वो लागू नहीं होगा। जिसको सरकार चाहेगी, उसका मतलब ये देखें कि पहले वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर लगेगा, किसी एक ख़ास तबके, कबीले, ट्राइब, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो इस्तिस्ना हासिल हो। लेकिन फिर दोबारा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें सरकार क्या करे, वो एग्जाम्प्ट कर दे किसी स्पेशल क्लास को या कमर्शियल को, कि आगे कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं बच्चे, कुछ चैरिटी हाउसेस होते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें वॉलंटरीली लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट नहीं लगाती। उसके अलावा जी डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए अडल्ट की एज कानून के मुताबिक क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, कानून क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स सी कि अडल्ट, इसके जो सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए है उसमें है अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 17th ईयर ऑफ एज। तो क्या है जी, वो जिसने 17 साल अपनी उम्र कंप्लीट कर लियो, लाइक ही इज़ ऑफ 17 ईयर एज एंड ही इज़ रनिंग 18th ईयर ऑफ एज, कि वो 18th में रन कर रहा है और उसकी 17 साल की उम्र मुकम्मल हो चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड अडल्ट। बी इज़ अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द, मीन्स अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड वेदर ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेंड इन एनी ट्रेड, क्राफ्ट और एम्प्लॉयमेंट इन एनी एस्टैब्लिशमेंट। क्या कहते हैं जी कि कोई भी शागिर्द जो ट्रेनिंग के हसूल के लिए किसी के अंडर एम्प्लॉयड हो, चाहे उसको डेली वेजेस मिलते हो या तनख्वाह मिलती हो, तो वो क्या है, वो अप्रेंटिस होता है।
चाइल्ड हु हैज़ नॉट completed his 14th year of age, जिसकी उम्र अभी 14 साल नहीं हुई, वो बच्चा ही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बच्चा ही कहेंगे. Closed means not open for the service of any customer or to any business connected with the establishment. कभी मोस्टली हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, उनके अगर वर्किंग आवर्स होते हैं तो ठीक है वो ओपन लगा होता है, वरना उसके ऊपर वो एक बोर्ड सा होता है, उसको स्विच कर देते हैं कि जी क्लोज्ड है, मतलब फ़िलहाल हम आपको सर्विस देने के लिए अवेलेबल नहीं है. इसका क्लॉज ई क्या कहता है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट. कानून के मुताबिक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट बच्चे क्या होती हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हमारे पास होती हैं एन इस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड or profession or work in connection with or incident or ancillary to any business, trade or profession and includes, कि कोई भी commercial establishment क्या है, कोई भी ऐसा business, trade या profession या इससे related कोई business, trade और profession, किससे related, a society registered under the Societies Registration Act. Societies Registration Act कब आया था बच्चे, 1860 में. And a charitable or other trust, whether registered or not, वो registered हो या ना हो, ये क्या है, commercial establishments हैं. commercial establishment जो commercially लोगों के लिए available हों, जिनकी services क्या हो कि वो कुछ उनके ज़ाती मफादात भी हों उसमें और कुछ जो है वो मफादात के बगैर कर रहे हों. An establishment where therein is conducted the business of advertising, कमीशन, फॉरवर्डिंग और कमर्शियल एजेंसी, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो इश्तेहारात नशर करते हैं, वो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में आती हैं. अ क्लरिकल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री और ऑफ एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग. अब जी कोई फैक्ट्री का ऑनर कह दे जी जो मेरे क्लर्क हैं ये तो मज़दूर तबका है, आप इनके ऊपर टैक्स ना लगाएं, ये कमर्शियल. अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपका कॉलेज है तो हम कह दें जी फर्स्ट ईयर कॉलेज में आती है, सेकेंड ईयर कॉलेज में इंक्लूड नहीं होती. that don't make sense. वो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती कि एक चीज़ जो है वो उसका एक हिस्सा हम अपने टेरिटरी में से ही निकाल दें, नहीं हो सकता ना. इसी तरह जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है किसी फैक्ट्री का वो भी किस में आएगा, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में आएगा. एन इंश्योरेंस कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज होती हैं, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये बीमा पॉलिसी वगैरह, बैंक, ब्रोकर्स, offices or exchange and office of lawyers, income tax practitioners, registered accountants, contractors and engineers. अब ये लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो या तो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, इनके अपने प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं जिधर ये बैठ के और ये पब्लिकली डील कर रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ें भी किस में आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में. उसके बाद आते हैं सच अदर प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट और क्लास देयर ऑफ एज गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट डिक्लेयर टू बी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. कहते हैं हो सकता है कोई ऐसी क्लास भी हो जो हमने ऊपर मेंशन ना की हो लेकिन गवर्नमेंट ने उसको करेक्टराइज कर दिया हो कि ये भी जी कमर्शियल है. समटाइम्स ये होता है कि हमें पता चल रहा होता है एक बंदा है वो फलां सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट को पता चल रहा होता है, गवर्नमेंट कहती है जी आप इतना अर्न कर रहे हैं, आप जो है इसके ऊपर टैक्स दें. कैसे टैक्स देंगे, वो कमर्शियल होगी तो वो टैक्स देंगे. इसीलिए बहुत सारे लोग दो वो करोड़ों कमा रहे होते हैं अपनी ये प्रॉपर्टी, अपनी ये सारी चीज़ें कमर्शियल नहीं कराते. तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि अगर कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट टारगेट करती है तो उसको कमर्शियल कराएं. फिर आता है जी इसका क्लॉज एफ. क्या कहते हैं, डे की क्या डेफिनेशन है. 24 घंटे का जो दौरानिया होता है, बिगनिंग एट मिडनाइट, provided that in the case of an employee whose hours of work extend beyond midnight, day means the period of 24 hours. वो कहते हैं कि वैसे तो 24 आवर्स जो मिडनाइट से दरमियानी जो रात होती है वहाँ से शुरू होता है, 12 बजे के बाद दिन शुरू हो जाता है और उससे आगे 12 बजे तक हमारे 24 घंटे जब पूरे होते हैं तो वो एक मुकम्मल दिन बनता है 24 आवर्स से. लेकिन कहते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है, जो काम कर रहा होता है, उसके मामले में ये क्या है, उसके मामले में ये है कि जैसे ही वो काम करना शुरू करेगा उसका दिन वहाँ से शुरू होगा. लाइक इफ़ आई कम टू ऑफिस एट 9 तो मेरा दिन कहाँ से शुरू होगा, 9 से नेक्स्ट जैसे ही 24 आवर्स पूरे होंगे तो मेरा दिन तब मुकम्मल होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड.
उसके बाद है जी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड विद डायरेक्टली और अदरवाइज, कि डायरेक्टली या तो एम्प्लॉय हो या किसी और तरीके से किसी भी बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट ऑनर के अंडर हो, even though he receives no reward or remuneration for his labor but does not include a member of the employer's family. अब आप ये कह लें कि एक एम्प्लॉयर है, उसकी फैमिली, उसकी इमीडिएट फैमिली जो है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका कोई इस तरह का रिश्तेदार है, तो उसको हम एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, दैट कम्स अंडर ऑनर। और इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा या तो सैलरी ले रहा है या कोई इस तरह के इनामात ले रहा है अपने ऑनर से और उसको कोई ना कोई सर्विस दे रहा है, उस पैसे रिवॉर्ड के तहत या उसके बगैर, तो वो एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉयर जिसके अंडर जो है एम्प्लॉय काम करता है वो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर की फैमिली क्या होती है? मीन्स द एम्प्लॉयर्स हस्बैंड और वाइफ एज द केस में बी सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स लाइंग विद इंडिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर, कि जो उसकी कफ़ालत में आएंगे, एम्प्लॉयर की कफ़ालत में, वो सब जो है किस में उसको एम्प्लॉयर की हम फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है? इस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ शॉप, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट डिस्पेंसरी, मैटरनिटी होम, रेजिडेंटल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, कैफ़े, सिनेमा, थिएटर, circus or other place of public amusement or entertainment, and such other establishment or class thereof as government may by notification in the official gazette declare to be establishment for the purpose of this ordinance. ये बच्चे जो सारी एक लंबी इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में आता है। शॉप, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, industrial establishment, private dispensary, maternity home, residential hotel, restaurants, eating house, cafe, cinema, theater, circus और अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट। इनके ऊपर भी बच्चे टैक्स लगता है। गवर्नमेंट ये जो आप लोगों को लोग बेचारे सर्कस कर करके एंटरटेन कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट इनसे भी टैक्स लेता है। Factory means a factory as defined in clause J of section 2 of the Factories Act 1934. फैक्ट्री क्या है? वो कहते हैं कि फैक्ट्री इज़ डिफाइंड एज क्लॉज J ऑफ सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1934। जी, इसका क्लॉज आई क्या कहता है कि फॉर्म मीन्स अ फॉर्म स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ये फॉर्म्स बच्चे इसी तरह का फॉर्म होता है जो हमने वो पंजाब ड्रग रूल्स में पढ़े थे और बाकी चीज़ों में। ये इसी तरह के फॉर्म्स होते हैं जो रेगुलेट करने में हमें हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़, जिस तरह हमने कोई फ़ीस वगैरह प्रोवाइड करनी है या कुछ इस तरह का। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आता है इसमें कि ये सारे अमूर जो हैं वो संभालेगी कौन। अभी देखें हम लोगों ने जो अपना पीछे डेंजरस ड्रग एक्ट पढ़ा था, दैट कम्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। उसकी सारी पॉलिसीज़ कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट बनाता है। अब ये बड़ा बच्चे कंसेप्चुअल सी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कानून में कौन सी चीज़ें जो है वो फेडरल देख रहा है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारा वफाक देख रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो ये हमारे जो है इसके अंडर आता है गवर्नमेंट जो है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो ये एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, इससे क्या मुराद है जी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आवर्स ऑफ वर्क और वर्किंग आवर्स विद रेफरेंस टू एन एस्टैब्लिशमेंट मीन्स द टाइम ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉयज इन द एस्टैब्लिशमेंट आर एट द डिस्पोजल ऑफ द एम्प्लॉयर। वो किसके रहमो करम पे होते हैं? वो एम्प्लॉयर के रहमो करम पे होते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी इंटरवल अलाउड फॉर रेस्ट और मील्स। वो टाइम जिसमें एक एम्प्लॉयर के ताबे होता है काम करने के लिए, वो टाइम निकाल के जो उसके खाने पीने का और आराम का होता है, वो क्या होते हैं? आवर्स ऑफ वर्क होते हैं। जिस तरह लाइक अगर हमारी टाइमिंग है 9 to 5, उसमें बच्चे हम काम करते हैं कोई 6 घंटे और बाकी हमारे बीच में प्रेयर ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है। इस तरह के जो टाइम है उनको निकाल के जो एक्चुअल जिसमें हम सिर्फ काम कर रहे हैं वो हमारे वर्किंग आवर्स हैं। Industrial establishment means a workshop or other establishment in which the work of making, altering, repairing, ornamenting, finishing or packing or otherwise treating any article or substance with a view to its use, sale, transport, disposal, ये सब कुछ आता है। कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है? जिस तरह लेट अगर हम अपना फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से देखें तो वो वाली फैक्ट्रीज जो प्रोसेस करती हैं रॉ मटेरियल को फिर वो वहाँ पे बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ कहते हैं ना हम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो वहाँ पे फिनिश फॉर्म में हमारे पास एक डोजेज फॉर्म रेडी टू डिस्पैच होती है, रेडी टू यूज़ होती है, तो वो किसके अंडर आती है?
जाती हैं, दैट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद है जी परमानेंट एम्प्लॉय कौन होता है? means an employee who has been engaged on a permanent basis and includes an employee who has completed 9 months continuous service in one or different occupation in the same establishment। अब लेट अगर हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, सबसे पहले अगर एक एम्प्लॉय है उस वो हायर होता है, वो पहले लेक्चरर बनता है, फिर वो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरह उसकी तरक्की होती जाती है, या पहले वो फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा है, फिर वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा है, लेकिन है एक यूनिवर्सिटी में। तो क्या है, अगर वो मुसलसल 9 महीने की सर्विसेज अपना एक ही इंस्टीट्यूट के चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे रहा है अपनी सर्विसेज, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय है। इसके बाद इसमें उन्होंने और इंक्लूड क्या किया है, इन द सेम इंक्लूडिंग ब्रेक्स ड्यू टू सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, और इसमें बच्चे वो उसकी छुट्टियां भी आ जाती हैं जो वो अलाउ होती हैं, उसको सिक लीव्स अलाउ होती हैं, कोई बीमारी खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो वो भी इसके अंडर आती हैं। देन कम्स प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। प्रिस्क्राइब का मतलब है वो तजवीज़ात जो इस ऑर्डिनेंस के अंडर आती हैं। रेजिडेंशियल होटल्स मीन्स एनी प्रेमिसेस इन विच अ बोनाफाइड बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर द सप्लाई ऑफ विलिंग अकोमोडेशन एंड मील्स ऑन पेमेंट, कि हम पैसे अदा करें और उनकी सर्विसेज लें, हम वहाँ पे रहें भी और एक उनको अपने सारे अखराजात हम पे करें, तो रेजिडेंशियल होटल्स वो होते हैं। रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं? वो प्रेमिसेस जहाँ पे हम जाते हैं और खाना या रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लेते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होते हैं? बिजनेस ऑफ अ बार्बर और हेयर ड्रेसर, द सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंड सेल्स बाय ऑक्शंस। रिटेल ट्रेड बच्चे वही है कि जो हम ये दुकान खोल के और बाकायदा चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो रिटेल ट्रेड में आता है। शॉप मीन्स एनी प्रेमिसेस यूज्ड होली एंड इन पार्ट फॉर होल सेल और रिटेल सेल। अब शॉप जो है वो बच्चे होल सेल की भी हो सकती है और रिटेल सेल की भी हो सकती है, जिसमें ये गोडाउन्स आते हैं, वेयर हाउसेज आते हैं और इस तरह के बाकी प्रेमिसेस आते हैं। टेम्प्रेरी एम्प्लॉय बच्चे के कौन होगा? जिसकी ऑब्वियसली अगर परमानेंट के 9 मंथ्स हैं तो कॉमन सेंस ये कहती है कि टेम्प्रेरी वो होगा जो अपने 9 मंथ्स जिसने कंप्लीट नहीं किए होंगे। उसके बाद है जी वेजेस क्या होती हैं? वो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के 1936 में जो डिफाइन किया है वेजेस, वैसे आपको क्या वेजेस वो होता है जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमें एक अमाउंट मिलती है, वरना तो जो सैलरी या पे होती है वो मंथ की मिलती है। वीक वही जो पीरियड ऑफ 7 days बिगनिंग एट मिडनाइट और सैटरडे नाइट। यंग पर्सन क्या होता है? who is not a child and has not completed his 17th year of age, जो कि बच्चे 14 से 14 to 17 के दरमियान वाली जो एज होगी वो होगी यंग पर्सन की एज। रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे इन ऑर्डिनेंस आर रेफरेंस टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। कहते हैं ना पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग यूजली अपना फिक्स करते हैं अपने न्यूज़ चैनल से कि अच्छा ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है, ऑफिशियल टाइम है, जो जिससे वो दुनिया के साथ लिंक हुआ है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड टाइम ये है तो यूके में स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, इतने घंटे हमारी क्लॉक इनसे पीछे है या हमारा डे की रोटेशन इतने घंटे इनसे आगे है। दैट कम्स अंडर रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशंस, इस्तिस्ना देने का बच्चे हक किसको है? गवर्नमेंट को है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी फिर ये लागू होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात जाहिर करे कि इसको हमने इस्तिस्ना दिया है, ना कि कुछ हमारे प्रीवियस लीडर्स की तरह जिन्होंने चोर दरवाजे पकड़े हैं और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं लेकिन उसको ऑफिशियल नहीं किया, आवाम को नहीं बताया कि हम इस मिल से, इस इंडस्ट्री से हम टैक्स नहीं ले रहे, हमने इसको कमर्शियल नहीं कराया, लेकिन उनकी जो है वो कैपिटलिज्म पे चल रही हैं बच्चे, वो जो है सारी जमा पूंजी इकट्ठे कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन वो कमर्शियल नहीं है। तो गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो किसी को एग्जेम्प्ट करती है लेकिन ऑफिशियल गज़न में रीज़न बताएगी और उसका नाम पब्लिश करेगी और अवामुल नास को ये बताया जाएगा कि ये इंडस्ट्री या ये फैक्ट्री है जो कि जिसको इस्तिस्ना हासिल है। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है आप लोगों के एब्जॉर्ब करने के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इसको देख लें, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चंस पूछ लें या आप कमेंट्स में पूछ लें, जैसे आप लोगों को इजी लगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।